कहानी की शुरुआत एक फ्लाइट से होती है जिसके अंदर अभी तक सब कुछ सही चल रहा था। जैक टॉयलेट में जाकर अपने चेहरे पर पानी मार रहा था, शायद लंबी यात्रा की थकान उतारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी अचानक एक जोरदार धमाके जैसी आवाज होती है और टॉयलेट का दरवाजा तेज एयर प्रेशर की वजह से अपने आप पूरी ताकत से खुल जाता है। वो कुछ समझ पाता उससे पहले ही बाहर अफरा तफरी मची हुई दिखाई देती है। प्लेन के कार्गो हिस्से में आग लग चुकी थी और हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि विमान किसी भी वक्त हवा में फट सकता था। सामने खड़ा पायलट तुरंत उसे ऑक्सीजन मास्क पकड़ाता है और बिना वक्त गंवाए उसे वापस सीट पर जाकर बैठने को कहता है। उसकी आवाज में डर साफ सुनाई दे रहा था क्योंकि अब उनके पास समय बहुत कम था। पायलट उसे बताता है कि वे लोग समुद्र में इमरजेंसी लैंडिंग करने वाले हैं। कुछ ही देर बाद पायलट फिर वापस आता है। इस बार उसके हाथ में लाइफ जैकेट और एक लाइफ राफ्ट होती है। वो जल्दी जल्दी उसे सारी चीजें देता है और सख्त आवाज में बोलता है कि सीट बेल्ट बांध कर बैठे रहना, किसी भी हालत में अपनी जगह से मत उठना। जैक जैसे ही सीट पर बैठता है तभी उसकी नजर नीचे गिरती है और उसे एहसास होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड द्वारा दिया गया पॉकेट वॉच कहीं नीचे गिर गया है। वो वही घड़ी थी जो उसकी सगाई की निशानी थी। पायलट लगातार उसे लाइफ जैकेट पहनने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी नजर सिर्फ उस घड़ी पर टिकी हुई थी। एक तरफ उसकी जान बचाने वाली लाइफ जैकेट थी और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड की आखिरी याद। कुछ सेकंड के अंदर उसे फैसला लेना था। आखिरकार वो बिना सोचे अपनी सीट बेल्ट खोल देता है। वो धीरे धीरे नीचे झुकते हुए रेंगकर उस घड़ी तक पहुंचता है। काफी कोशिश के बाद आखिरकार वो घड़ी उठा लेता है, लेकिन तभी उसकी नजर लाइफ जैकेट पर भी पड़ती है और वो उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाता है। मगर इतनी खतरनाक हालत में दोनों चीजों को एक साथ संभालना आसान नहीं था। तभी पायलट पीछे मुड़कर देखता है और गुस्से से पागल हो जाता है। जैक अपनी सीट छोड़ चुका था और उसने अब तक लाइफ जैकेट भी नहीं पहनी थी। पायलट खुद सीट बेल्ट खोलकर उसकी तरफ आता है और जोर जोर से उसे डांटना शुरू कर देता है। लेकिन उसी पल विमान अचानक बुरी तरह हिलने लगता है। तेज झटके की वजह से पायलट अपना संतुलन खो देता है और जाकर जोर से टकराता है। उसके सिर से खून बहने लगता है। उधर कप्तान और को पायलट पूरी कोशिश कर रहे थे कि विमान को धीरे धीरे समुद्र की सतह तक लाया जा सके ताकि इमरजेंसी लैंडिंग थोड़ी सुरक्षित हो सके। कुछ ही पलों में प्लेन समुद्र के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही विमान पानी को छूने वाला होता है, समुद्र की भयानक ताकत विमान की दीवारों को चीर कर रख देती है। एक जोरदार धमाके के साथ पानी केबिन के अंदर घुस जाता है। हर तरफ चीख पुकार और तबाही फैल जाती है। तेज बहाव जैक को अपनी जगह से उखाड़कर आगे फेंक देता है। वो ऐसे घिसटता है जैसे किसी ने टूटे हुए खिलौने को जोर से फेंक दिया हो। अच्छी बात सिर्फ इतनी थी कि उसने सीट बेल्ट खोल दी थी, वरना शायद वहीं फंसकर मर जाता। उसी दौरान विमान की टूटी हुई दीवार का एक हिस्सा पूरी तरह फट जाता है और बड़ा सा छेद बन जाता है। वही छेद उसके लिए बचने का रास्ता बन जाता है। जैक तुरंत लाइफ राफ्ट खोल देता है। राफ्ट खुलते ही तेजी से फूलने लगती है और उसे ऊपर समुद्र की सतह की तरफ खींचने लगती है। लेकिन किस्मत अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। लाइफ राफ्ट की पट्टी विमान के टूटे हुए मलबे में फंस जाती है। दूसरी तरफ विमान लगातार गहरे समुद्र में डूब रहा था और उसी के साथ वो भी नीचे खींचता जा रहा था। नीचे सिर्फ अंधेरा था और मौत उसका इंतजार कर रही थी। वो पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन पट्टी इतनी बुरी तरह फंसी हुई थी कि कुछ भी काम नहीं आ रहा था। उसकी सांसें टूटने लगती हैं। तभी अचानक एक तेज आवाज आती है और फंसी हुई पट्टी टूट जाती है। वही टूटी हुई पट्टी उसकी जिंदगी बचा देती है। लाइफ राफ्ट उसे पूरी ताकत से ऊपर खींचती है और आखिरकार वो समुद्र की सतह पर पहुंच जाता है। वो बुरी तरह हाँफ रहा था, लेकिन कम से कम अब वो जिंदा था। 3 दिन और 3 रात तक वो समुद्र में तैरता रहता है। भूख, प्यास और थकान से उसकी हालत खराब हो चुकी थी। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक छोटे से अनजान द्वीप पर पड़ा हुआ पाता है। चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था, ना कोई इंसान, न कोई मदद। वो धीरे धीरे उठता है और अपनी जेब से पेजर निकालता है, लेकिन पानी में भीगने की वजह से वो खराब हो चुका था। फिर उसे अपनी गर्लफ्रेंड की याद आती है। वो जेब से वही पॉकेट वॉच निकालता है जो उसने प्लेन में अपनी जान जोखिम में डालकर उठाई थी। वो उसे कान से लगाकर सुनता है, लेकिन उसमें भी पानी भर चुका था। घड़ी बंद हो चुकी थी। फिर भी वो उसे फेंकता नहीं, क्योंकि वो सिर्फ घड़ी नहीं थी, उसकी जिंदगी की सबसे कीमती याद थी। थोड़ा संभलने के बाद वो किनारे पर बहकर आए पैकेट्स इकट्ठा करना शुरू करता है। यही उसका काम था, इसलिए आदत अब भी उसके अंदर बाकी थी। पहले वो वक्त को सोने से ज्यादा कीमती समझता था, लेकिन अब उसकी जिंदगी में सिर्फ वक्त ही बचा था। इसके बाद वो पूरे द्वीप पर इंसानों के निशान ढूंढने निकलता है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा था, कोई जवाब नहीं आता। आखिर में वो समुद्र किनारे बड़े बड़े अक्षरों में मदद मांगने वाला मैसेज लिख देता है ताकि ऊपर से गुजरने वाले विमान उसे देख सकें। लेकिन उसके बाद बस इंतजार बचता है, लंबा, डरावना और अकेला इंतजार।
अब उस सुनसान द्वीप पर उसका हर दिन डर और उम्मीद के बीच गुजरने लगा। दिन में किसी तरह खुद को संभाल लेता, लेकिन रात होते ही पूरा माहौल डरावना बन जाता। चारों तरफ सिर्फ समुद्र की तेज आवाजें, हवा की सनसनाहट और ऐसा सन्नाटा कि खुद की सांसें भी डराने लगे। उसी रात अचानक कोई अजीब सी आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। पहले उसे लगता है शायद उसने सपना देखा होगा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद वही आवाज फिर आती है, फिर तीसरी बार, कभी पास से कभी दूर से। हर आवाज उसके दिल की धड़कन तेज कर देती है। वो घबराकर लाइफ राफ्ट के अंदर ही सिकुड़ कर बैठ जाता है। उसके पास ना कोई हथियार था और ना ही मदद के लिए कोई इंसान। पूरी रात वो डर के मारे बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पाता। सुबह होते ही वो बाहर निकलता है और देखता है कि समुद्र की लहरों ने उसके बनाए SOS मैसेज का आधा हिस्सा मिटा दिया है। कुछ देर वो चुपचाप उसे देखता रहता है, फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो आसपास पड़ी लकड़ियां इकट्ठा करता है और उनसे बड़ा सा SOS बनाना शुरू कर देता है, ताकि समुद्र की लहरें उसे आसानी से मिटा ना सकें। इसी दौरान प्लेन के और पैकेट्स भी किनारे पर बहकर आने लगते हैं। वो उन्हें उठाने ही जा रहा होता है कि तभी वही डरावनी आवाज फिर सुनाई देती है। इस बार आवाज पहले से ज्यादा साफ थी। वो डरते हुए झाड़ियों की तरफ देखता है और कांपती आवाज में चिल्लाता है, लेकिन वहां से कोई जवाब नहीं आता। उसके अंदर डर और जिज्ञासा दोनों चल रहे थे। वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन पूरी तरह पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। आखिरकार जब वो थोड़ा और करीब पहुंचता है, तब उसे पता चलता है कि आवाज किसी इंसान की नहीं, बल्कि पेड़ से गिरते हुए एक पके नारियल की थी। कुछ सेकंड के लिए वो खुद पर हंसने लगता है, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि वो कितनी बुरी तरह प्यासा है। वो तुरंत कई सारे नारियल इकट्ठा कर लेता है। अब समस्या थी उन्हें खोलने की। वो नारियल को दीवार पर पटकता है, फिर पत्थरों से मारता है, लेकिन नारियल टूटने का नाम ही नहीं लेते। हालत ये हो जाती है कि पत्थर टूट जाते हैं, लेकिन नारियल वैसे के वैसे रहते हैं। तभी उसकी नजर टूटे हुए पत्थर के नुकीले हिस्से पर पड़ती है। उसके दिमाग में तुरंत एक तरीका आता है। काफी मेहनत और संघर्ष के बाद आखिरकार वो नारियल खोलने में सफल हो जाता है। जैसे ही वो पहली बार नारियल पानी पीता है, उसके चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। कई दिनों बाद उसे ऐसा लगता है जैसे जिंदगी वापस शरीर में लौट रही हो। खाना पीना होने के बाद वो पूरे द्वीप को ध्यान से देखने निकलता है। घूमते घूमते उसे एक गुफा दिखाई देती है। वो अंदर झांक कर आवाज लगाता है, लेकिन वहां कोई नहीं रहता था, इसलिए वो ज्यादा देर वहां नहीं रुकता और आगे बढ़ जाता है। नंगे पैर चट्टानों पर चलना उसके लिए किसी सजा से कम नहीं था। नुकीले पत्थर उसके पैरों को बुरी तरह काट देते हैं। थोड़ी ही देर में उसके पैर खून से भर जाते हैं। दर्द इतना था कि हर कदम उठाना मुश्किल हो गया था। मजबूरी में वो तेज पत्थर से अपनी पैंट का आधा हिस्सा काटता है और कपड़े को अपने पैरों पर बांध लेता है। फिर कुछ पत्ते भी उसमें भर देता है ताकि थोड़ा कुशन मिल सके। ये असली जूते तो नहीं थे, लेकिन कम से कम उसके पैरों को थोड़ी सुरक्षा मिलने लगी। जूते जैसा इंतजाम करने के बाद वो पहाड़ी के ऊपर चढ़ता है ताकि पूरे द्वीप को देख सके। काफी मुश्किल से ऊपर पहुंचकर जब वो चारों तरफ नजर दौड़ाता है, तो उसकी उम्मीदें वहीं टूट जाती हैं। हर तरफ सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। न कहीं धुआं, न कोई नाव, न इंसानों के रहने का कोई निशान। वो पूरी तरह अकेला था। तभी उसकी नजर दूर समुद्र में तैरती हुई किसी चीज पर पड़ती है। वो तुरंत पहाड़ी से नीचे भागता है और बिना सोचे समुद्र में कूद जाता है। जैसे तैसे तैरकर वो उस चीज तक पहुंचता है। पास जाकर उसे एहसास होता है कि वो कोई सामान नहीं, बल्कि एक इंसान है। वो जल्दी से उसे पलटता है और देखकर जम जाता है। वो वही पायलट था जिसने प्लेन में उसकी मदद करने की कोशिश की थी, लेकिन अब वो मर चुका था। ये देखकर उसके अंदर अजीब सा दर्द भर जाता है। उसे एहसास होता है कि अगर किस्मत ने थोड़ा भी साथ ना दिया होता तो शायद उसकी हालत भी यही होती। वो बड़ी मुश्किल से पायलट की बॉडी को किनारे तक लाता है, फिर उसके जूते निकालकर खुद पहनकर देखता है। जूते थोड़े छोटे थे, लेकिन फिर भी उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थे। इसके बाद वो पायलट की जेबें चेक करता है। उसे एक टॉर्च मिलती है जो अभी भी काम कर रही थी। फिर उसे एक वॉलेट मिलता है। वॉलेट के अंदर पायलट की फैमिली फोटो थी। फोटो में उसकी पत्नी और बच्चा मुस्कुरा रहे थे। वो फोटो देखकर जैक पूरी तरह चुप हो जाता है। उसे एहसास होता है कि इस हादसे ने सिर्फ एक इंसान की जान नहीं ली, बल्कि एक पूरे परिवार को तोड़ दिया। कुछ देर वो वहीं बैठा रहता है, फिर खुद को संभालता है और पायलट को सम्मान के साथ दफनाने का फैसला करता है। वो एक जगह गड्ढा खोदता है और पायलट को वहां दफना देता है। जाते जाते वो फैमिली फोटो वापस उसकी जेब में रख देता है, फिर पत्थर पर उसका नाम और मौत की तारीख लिख देता है। उस रात वो अपने छोटे से आश्रय में लेटा हुआ था। बाहर समुद्र की आवाजें चल रही थीं और अंदर अकेलापन उसे धीरे धीरे तोड़ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया उसे भूल चुकी है। लेकिन तभी उसकी नजर अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो पर पड़ती है। वो फोटो उसके लिए उम्मीद बन चुकी थी। वो उसे देर तक देखता रहता है, जैसे उसी से जीने की ताकत मिल रही हो। क्योंकि जब इंसान पूरी तरह अकेला पड़ जाता है, तब किसी अपने की याद ही उसे टूटने से बचाती है।
अगली सुबह द्वीप पर पक्षियों की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर देखने में सब कुछ शांत और खूबसूरत लग रहा था, लेकिन उसके लिए हर दिन जिंदा रहना एक नई लड़ाई बन चुका था। सुबह उठते ही वो टॉयलेट के लिए जाता है और उसके बाद रेत डालकर निशान छुपा देता है ताकि बदबू और गंदगी आसपास ना फैले। अब उसके लिए छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखने लगी थी। प्यास बुझाने के लिए वो सुबह की ओस इकट्ठा करता था। पत्तों और नारियल के खोल में जमा हुई पानी की बूंदें अब उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वो बहुत ध्यान से उस मीठे पानी को नारियल के खोल में जमा करता, क्योंकि उसे पता था कि इस वीरान जगह पर पानी ही जिंदगी है। लेकिन सिर्फ नारियल पानी से ज्यादा दिन जिंदा रहना आसान नहीं था। शरीर कमजोर होता जा रहा था और उसे समझ आने लगा था कि अगर उसे बचना है तो खाने का दूसरा इंतजाम भी करना पड़ेगा। इसी वजह से वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है। लेकिन जिसने जिंदगी में कभी मछली नहीं पकड़ी हो, उसके लिए ये आसान नहीं था। वो पानी में हाथ मारता है, पत्थर फेंकता है, लेकिन हर बार मछलियां उसकी पकड़ से निकल जाती हैं। हर असफल कोशिश के साथ उसकी झुंझलाहट बढ़ती जाती है। दिन भर ज्यादा ओस का पानी पीने की वजह से रात को उसे बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। उसी दौरान अचानक दूर समुद्र में उसे एक तेज रोशनी दिखाई देती है। पहले उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता, लेकिन फिर वो समझ जाता है कि वो एक बड़ा जहाज है। उसकी आंखों में तुरंत उम्मीद लौट आती है। वो पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन जहाज बहुत दूर था। उसकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। फिर वो तुरंत पायलट से मिली टॉर्च उठाता है और लगातार इधर उधर हिलाकर सिग्नल देने लगता है। वो पूरी ताकत से मदद मांगता है, लेकिन विशाल समुद्र के बीच किनारे पर खड़ा एक अकेला इंसान किसी चींटी से ज्यादा नहीं था। जहाज पर किसी की नजर उस तक नहीं पहुंचती। जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है और उसकी उम्मीदें फिर टूटने लगती हैं। लेकिन इस बार वो इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था। वो तुरंत लाइफ राफ्ट उठाता है, अपनी गर्लफ्रेंड की घड़ी और टॉर्च साथ रखता है, फिर अपने अंडरवियर की इलास्टिक निकालकर सिर पर बांध लेता है ताकि पसीना आंखों में ना जाए। सुबह होते ही वो बिना वक्त गंवाए राफ्ट लेकर समुद्र में निकल पड़ता है। उसकी पूरी कोशिश थी कि किसी तरह उस जहाज तक पहुंच जाए, लेकिन उसने समुद्र की असली ताकत को कम समझ लिया था। कुछ ही देर बाद विशाल लहरें उसकी छोटी सी राफ्ट पर टूट पड़ती हैं। एक बड़ी लहर आती है और उसे राफ्ट समेत पलट देती है। वो सीधा समुद्र में जा गिरता है। राफ्ट पास की चट्टानों से टकराकर फट जाती है और उसकी हवा निकल जाती है। उसी दौरान एक तेज पत्थर उसकी जांघ में गहरा कट लगा देता है। घाव इतना गहरा था कि वो दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। अब ना जहाज बचा था और ना उम्मीद। वो किसी तरह टूटी हुई राफ्ट को खींचते हुए वापस किनारे तक आता है। चलते वक्त उसका पैर लड़खड़ा रहा था और शरीर दर्द से कांप रहा था। लेकिन असली खतरा अब शुरू हुआ था। उस वीरान द्वीप पर न कोई डॉक्टर था और न दवाई। वहाँ एक छोटा सा घाव भी इंसान की जान ले सकता था। कुछ समय बाद उसकी हालत और खराब होने लगती है, लेकिन तभी एक नई मुसीबत सामने आ जाती है। उसके दांत में भयानक दर्द शुरू हो जाता है। वो एक छोटा सा तेज औजार उठाता है और अपने दांत को देखने की कोशिश करता है। तब उसे पता चलता है कि उसके दांत में बहुत खराब कीड़ा लग चुका है। दर्द इतना भयानक था कि वो ठीक से सोच भी नहीं पा रहा था। उसे जिंदगी में पहली बार एहसास होता है कि जिन डॉक्टरों से वो हमेशा बचता था, आज अगर उनमें से कोई यहाँ होता तो उसकी जान बच सकती थी। दर्द धीरे धीरे असहनीय होता जाता है। आखिरकार वो एक खतरनाक फैसला लेता है। वो तेज औजार को अपने खराब दांत पर लगाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। डर और दर्द दोनों उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो पूरी ताकत से वार करता है और अपने सड़े हुए दांत को तोड़कर बाहर निकाल देता है। जैसे ही दांत बाहर गिरता है, वो दर्द और कमजोरी की वजह से वहीं बेहोश होकर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है, तब तक काफी समय गुजर चुका होता है। अब वो पूरी तरह समझ चुका था कि इस द्वीप पर जिंदा रहने के लिए उसे हर चीज खुद सीखनी पड़ेगी। उसके पास अब सिर्फ 6 पैकेट बचे थे जो प्लेन से बहकर यहाँ पहुंचे थे। वही अब उसकी जिंदगी का सहारा बनने वाले थे। वो पहला पैकेट खोलता है। उसके अंदर तलाक के कागज थे। वो कुछ सेकंड तक उन्हें देखता रहता है, फिर एक तरफ रख देता है। दूसरे पैकेट में कुछ पुरानी वीडियो टेप्स थी जिनका यहाँ कोई काम नहीं था। तीसरे पैकेट में एक फुटबॉल निकलती है। वो उसे देखकर हल्का सा हंसता है। इस वीरान द्वीप पर जहाँ खाना तक मुश्किल से मिल रहा था, वहाँ फुटबॉल खेलने की ताकत किसमें होती। इसके बाद वो चौथा पैकेट खोलता है। उसके अंदर आइस स्केट्स थे। शुरुआत में उसे लगता है कि ये भी बेकार है, लेकिन बाद में वही चीज उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। 5वें पैकेट में एक खूबसूरत शाम की ड्रेस निकलती है। वो उसे अपने ऊपर रखकर देखता है और फिर उसकी नजर उस ड्रेस के काले जाल जैसे कपड़े पर जाती है। उसे लगता है कि शायद इसका इस्तेमाल किसी काम में किया जा सकता है, इसलिए वो उसे संभाल कर रख देता है। अब सिर्फ आखिरी पैकेट बचा था। वो उसे खोलने ही वाला होता है कि उसकी नजर पैकेट पर बने सुनहरे पंखों के निशान पर पड़ती है। अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं। वो पैकेट नहीं खोलता। शायद उसके अंदर कहीं ना कहीं ये उम्मीद बाकी थी कि अगर ये पैकेट बंद रहेगा
तो उसके अंदर भी जीने की उम्मीद बाकी रहेगी। वही पैकेट अब उसकी आखिरी मानसिक ताकत बन चुका था। अब धीरे धीरे उसने उन पैकेट्स में मौजूद चीजों को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आइस स्केट्स की तेज धार से उसने कपड़े काटे और अपनी जांघ के गहरे घाव पर नई पट्टी बांधी। पैकेट्स के डिब्बों को उसने जमीन पर बिछाकर बिस्तर जैसा बना लिया। पहले जिन नारियलों को तोड़ने में उसकी हालत खराब हो जाती थी, अब वही आइस स्केट्स की धार से आसानी से कटने लगे। शाम की ड्रेस में लगे काले जाल वाले कपड़े को उसने फाड़कर मछली पकड़ने का जाल बना लिया। कुछ ही समय बाद वो उस जाल से छोटी छोटी मछलियां पकड़ने लगा। कई दिनों से उसने कुछ ढंग का नहीं खाया था। जब पहली बार उसके हाथ एक बड़ी मछली लगी तो वो खुशी से पागल हो गया। उसने बिना सोचे मछली का कच्चा टुकड़ा सीधे मुंह में डाल लिया, लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा बिगड़ गया। कच्ची मछली का स्वाद इतना खराब था कि उसे निगलना तक मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। कुछ समय बाद उसने आइस स्केट्स की मदद से एक नुकीली लकड़ी बनाई और उससे एक बड़ा केकड़ा पकड़ लिया। वो काफी देर तक उस केकड़े को देखता रहा, लेकिन जब उसने उसका चिपचिपा कच्चा मांस देखा तो उसका मन पूरी तरह खराब हो गया। वो समझ चुका था कि अगर उसे इंसानों की तरह खाना खाना है तो सबसे पहले आग जलानी सीखनी पड़ेगी। इसके बाद वो आदिम इंसानों की तरह लकड़ी रगड़कर आग जलाने की कोशिश शुरू करता है। तलाक वाले कागजों को वो फाड़कर नीचे रख देता है ताकि आग पकड़ सके। वो घंटों लकड़ियां रगड़ता रहता है। सुबह से रात हो जाती है, फिर रात से अगला दिन। लगातार कोशिश करते करते उसके हाथों में बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, हथेलियां छिल जाती हैं, लेकिन आग की एक छोटी सी चिंगारी तक पैदा नहीं होती। अब उसकी हालत टूटने लगी थी। वो फिर नारियल खाने बैठता है। तभी अचानक उसके दिमाग में एक नया तरीका आता है। वो सोचता है कि अगर लकड़ियों को अलग तरीके से रगड़ा जाए तो शायद आग जल्दी पैदा हो सके। फिर वो पूरी ताकत से दोबारा कोशिश शुरू करता है। इस बार रगड़ तेज होती है और उम्मीद भी थोड़ी बढ़ती है, लेकिन तभी एक लकड़ी उसकी हथेली को बुरी तरह काट देती है। पुराने घाव अभी भरे भी नहीं थे कि नए जख्म बन गए। दर्द और गुस्से में वो सारी चीजें उठाकर दूर फेंक देता है। इतने दिनों का अकेलापन, भूख, डर और लगातार असफलता अब उसे अंदर से तोड़ चुके थे। वो पूरी तरह टूट जाता है। कुछ देर बाद वो चुपचाप बैठा रहता है। धीरे धीरे उसे एहसास होता है कि अगर उसने हार मान ली तो उसकी मौत तय है। वो खुद को संभालता है, घाव पर कपड़ा बांधता है और वापस लकड़ियां उठाने जाता है। तभी उसकी नजर पास पड़े फुटबॉल पर पड़ती है। अकेलापन अब उसके दिमाग पर असर डालने लगा था। वो अपने माथे का पसीना और मुंह की लार फुटबॉल पर लगाता है और उस पर आंखें, नाक और मुंह जैसा चेहरा बना देता है। फिर उसका नाम रखता है विल्सन। अब वो फुटबॉल सिर्फ फुटबॉल नहीं रहा था, वो उसका साथी बन चुका था। वो उसे सामने रखकर बातें करने लगता है, कभी अपनी परेशानी बताता, कभी गुस्सा निकालता, कभी मजाक करता। अकेलेपन में इंसान किस हद तक टूट सकता है, अब वो खुद महसूस कर रहा था। इसके बाद वो फिर से आग जलाने की कोशिश शुरू करता है। काफी देर तक लकड़ी रगड़ने के बाद अचानक उसे हल्का सा धुआं उठता दिखाई देता है। पहले तो उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होता। वो जल्दी से लकड़ी उठाकर देखता है और समझ जाता है कि जहां हवा अंदर जा रही है वहीं से धुआं निकल रहा है। तुरंत वो नीचे गड्ढा बनाता है ताकि ज्यादा हवा अंदर जा सके। इस बार उसकी मेहनत रंग लाती है। कुछ ही सेकंड बाद छोटी सी चिंगारी आग में बदल जाती है। आग जलते ही उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो बच्चे की तरह चिल्लाने लगता है। इतने दिनों बाद पहली बार उसे लगता है कि अब शायद वो सच में जिंदा रह सकता है। उस रात वो समुद्र किनारे बड़ी आग जलाकर बैठता है। उसके चेहरे पर लंबे समय बाद मुस्कान दिखाई देती है। अब वो मछलियां और केकड़े पकाकर खा सकता था। कई दिनों बाद उसे असली खाना नसीब हुआ था। पेट भरने के बाद वो बैठकर सोचने लगता है कि आखिर उसके बचने के कितने चांस हैं। वो अपने दिमाग में हिसाब लगाने लगता है। समुद्र का इतना बड़ा इलाका, हजारों मील तक सिर्फ पानी और उसे ढूंढने वाला कोई नहीं। आखिरकार वो इस नतीजे पर पहुंचता है कि उसके बचने की संभावना लगभग खत्म है। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। दिन महीनों में बदल जाते हैं और महीने सालों में। देखते ही देखते पूरे 4 साल बीत जाते हैं। अब वो पहले जैसा इंसान नहीं रहा था। उसका शरीर पूरी तरह बदल चुका था। पहले जो जैक साफ सुथरा और ऑफिस में काम करने वाला था, अब वो दुबला पतला जंगली इंसान बन चुका था। उसके लंबे बिखरे बाल और बड़ी दाढ़ी उसे पहचानना मुश्किल बना देते थे। अब वो आसानी से मछलियां पकड़ लेता था। कच्ची मछली खाना भी उसके लिए सामान्य बात बन चुकी थी। विल्सन भी अब उसके लिए सिर्फ फुटबॉल नहीं था, वो उसका परिवार बन चुका था। वो उससे बातें करता, झगड़ता, हंसता और अपना दर्द बांटता था। उस वीरान द्वीप पर विल्सन ही उसकी मानसिक हालत को टूटने से बचा रहा था। उसने गुफा को अपना घर बना लिया था। हर दिन वो दीवार पर निशान बनाकर तारीखें गिनता रहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं समय उसे पूरी तरह भुला ना दे। उसके चेहरे से जिंदगी की चमक लगभग गायब हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसके अंदर कहीं ना कहीं घर लौटने की छोटी सी उम्मीद अब भी बाकी थी।
एक रात वो अपनी गुफा में सो रहा था कि अचानक किसी चीज की तेज आवाज सुनकर उसकी आंख खुल जाती है। पहले उसे लगता है शायद बाहर तूफान होगा, लेकिन आवाज लगातार बढ़ती जाती है। वो धीरे धीरे उठता है और सावधानी से बाहर निकलता है। अंधेरे में वो आवाज की दिशा में बढ़ता है। कुछ देर बाद उसे समुद्र किनारे एक बड़ी लकड़ी की चीज दिखाई देती है। पास जाकर वो देखता है कि वो किसी जहाज या कंटेनर का टूटा हुआ दरवाजा था जो लहरों के साथ बहकर वहां पहुंचा था। वो उस दरवाजे को खींचकर किनारे पर खड़ा कर देता है ताकि उसे किसी काम में इस्तेमाल कर सके। पहले वो उसे एक छोटे से टॉयलेट की तरह इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन फिर एक दिन जब हवा का तेज झोंका आता है तो वो दरवाजा अचानक गिर जाता है। वो कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहता है। फिर उसके दिमाग में अचानक एक खतरनाक लेकिन शानदार आइडिया आता है। उसे एहसास होता है कि अगर इस दरवाजे को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो शायद वो समुद्र पार करने के लिए एक नाव बना सकता है। यही सोच उसके अंदर फिर से उम्मीद जगा देती है। अगले ही दिन वो पूरे द्वीप के पेड़ काटना शुरू कर देता है। वो लकड़ियां इकट्ठा करके एक बड़ा फ्रेम तैयार करता है। धीरे धीरे वो कुल 22 बड़े लकड़ी के लट्ठे जोड़ता है, लेकिन उन्हें मजबूती से बांधने के लिए बहुत सारी रस्सियों की जरूरत थी। इसीलिए वो छोटे छोटे पेड़ों और पौधों की छाल उतार कर उनसे मजबूत रस्सियां बनाना शुरू करता है। दिन रात मेहनत करके वो रस्सियां तैयार करता है। अब तक 4 साल बीत चुके थे। 4 सालों ने उसे पूरी तरह बदल दिया था, लेकिन एक चीज अब भी नहीं बदली थी, उसका समय को लेकर जुनून। वो आज भी हर चीज की प्लानिंग करता था। वो समुद्र की लहरों, हवाओं और मौसम का ध्यान रखता था। उसने हिसाब लगाया कि 1.5 महीने बाद समुद्र की लहरें और हवा उसकी दिशा में होंगी। वही सही मौका होगा द्वीप छोड़ने का। लेकिन उसके पास समय बहुत कम था। उसे रस्सियां भी बनानी थी, लकड़ी का बेड़ा भी तैयार करना था और खाने पीने का सामान भी जमा करना था। धीरे धीरे द्वीप के संसाधन खत्म होने लगे। पौधों की छाल खत्म हो चुकी थी, इसलिए मजबूरी में वो पुराने कैंपिंग बेल्ट और बाकी चीजों का इस्तेमाल रस्सियों की तरह करने लगा। इसी दौरान विल्सन जैसे उसे एक पुरानी बात याद दिलाता है। वो अनमने मन से पहाड़ी के ऊपर जाता है। वहाँ एक लंबी रस्सी लटक रही थी, वही रस्सी जिससे 1 साल पहले उसने खुदकुशी करने की कोशिश की थी। उस वक्त अकेलापन उसे पूरी तरह तोड़ चुका था। उसने पेड़ से रस्सी बांधी थी और अपनी जिंदगी खत्म करने वाला था, लेकिन आखिरी पल में मौत के डर ने उसे रोक दिया था। उस समय उसने एक भारी लकड़ी बांधकर रस्सी की मजबूती जांची थी, लेकिन वजन ज्यादा होने की वजह से पेड़ की शाखा टूट गई थी। आज वही रस्सी उसकी जान बचाने वाली थी। वो रस्सी लेकर वापस गुफा में आता है। वहाँ बैठकर वो विल्सन से बातें करता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी मानसिक हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि वो सच में विल्सन से लड़ने लगता है। गुस्से में आकर वो विल्सन को उठाकर बाहर फेंक देता है। कुछ देर बाद जब उसका गुस्सा शांत होता है तब उसे एहसास होता है कि उसने अपने इकलौते साथी को बाहर फेंक दिया। पिछले 4 सालों में विल्सन ही उसकी जिंदगी का सहारा था। वो घबराकर बाहर भागता है और हर जगह विल्सन को ढूंढने लगता है। वो समुद्र किनारे, चट्टानों के पीछे और झाड़ियों में खोजता है। काफी देर बाद उसे विल्सन एक कोने में पड़ा मिलता है। वो उसे उठाकर सीने से लगा लेता है, फिर पछतावे में अपनी उंगली काटता है और खून से विल्सन का चेहरा दोबारा बनाता है, जैसे वो किसी इंसान को वापस जिंदगी दे रहा हो। इसके बाद वो अपनी पूरी ताकत लकड़ी का बेड़ा बनाने में लगा देता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार उसका बेड़ा तैयार हो जाता है। अब वो गुफा में वापस जाता है और अपनी सबसे कीमती चीजें साथ रखता है, अपनी गर्लफ्रेंड की दी हुई घड़ी और वो आखिरी पैकेट जिसे उसने 4 साल तक कभी नहीं खोला था। फिर वो पत्थर पर उन 1500 दिनों की कहानी लिखता है जो उसने इस द्वीप पर बिताए थे, शायद इसलिए ताकि अगर वो मर भी जाए तो उसकी कहानी यहाँ बाकी रहे। आखिरकार वो दिन आ जाता है जिसका वो 4 सालों से इंतजार कर रहा था। समुद्र की हवाएं उसकी दिशा में चलने लगती हैं। वो पूरी ताकत से अपने बेड़े को समुद्र की तरफ धक्का देता है। विल्सन को वो मजबूती से बेड़े के आगे बांध देता है। फिर वो अपने हाथों और पैरों की पूरी ताकत लगाकर समुद्र में आगे बढ़ने लगता है। लहरें लगातार उसके ऊपर टूटती रहती हैं, लेकिन अब वो पहले वाला कमजोर इंसान नहीं था। 4 सालों ने उसे समुद्र से लड़ना सिखा दिया था, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। उसके सामने एक विशाल लहर खड़ी थी, वही लहर जैसी लहरों ने उसे पहले कई बार हराया था। इस बार वो सही समय का इंतजार करता है। जैसे ही मौका मिलता है वो उस टूटे हुए दरवाजे से बनाया गया पाल खोल देता है। उसी पाल पर उसने सुनहरे पंखों का निशान बनाया था। उसके लिए वो सिर्फ एक निशान नहीं था, वो आजादी की उम्मीद था। तेज हवा पाल को पकड़ लेती है और बेड़ा विशाल लहर को पार कर जाता है। उस पल उसकी आंखों में खुशी भी थी और दर्द भी। वो पीछे मुड़कर अपने द्वीप को देखता है, वही द्वीप जिसने उसे 4 साल तक जिंदा रखा और वही जगह जिसने उसे 4 साल तक कैद भी रखा। उसके अंदर अजीब सी भावनाएं चल रही थीं, लेकिन अब वो आगे बढ़ चुका था। अब उसके सामने सिर्फ विशाल समुद्र था और अनजान भविष्य।
अब वो खुले समुद्र के बीच था। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था। ना कोई जमीन दिखाई दे रही थी और ना कोई इंसान। दिन में किसी तरह वो खुद को संभाल लेता, लेकिन रात होते ही समुद्र पहले से कहीं ज्यादा डरावना लगने लगता। अंधेरे पानी के नीचे क्या छिपा है उसे कुछ पता नहीं था। कभी पानी में कोई परछाई गुजरती, कभी कोई बड़ी मछली उसके बेड़े के आसपास घूमती दिखाई देती। हर छोटी आवाज उसके अंदर डर भर देती। अपनी सुरक्षा के लिए वो ज्यादातर दिन में मछलियां पकड़ता और रात में चुपचाप बेड़े पर बैठा रहता। लेकिन समुद्र ज्यादा देर तक शांत रहने वाला नहीं था। एक रात अचानक मौसम बदल जाता है। तेज हवाएं चलने लगती हैं। कुछ ही देर में भयानक तूफान आ जाता है। विशाल लहरें उसके छोटे से बेड़े को खिलौने की तरह उछालने लगती हैं। तेज बारिश और तूफानी हवाएं उसके ऊपर टूट पड़ती हैं। वो पूरी ताकत से बेड़े को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक बड़ी लहर उसके पाल को उखाड़कर समुद्र में फेंक देती है। वही पाल जिस पर उसने सुनहरे पंख बनाए थे, वही उसकी आजादी की उम्मीद थी। लेकिन तूफान सिर्फ इतना करके नहीं रुकता। अगली लहर विल्सन को भी बहाकर ले जाने लगती है। वो घबराकर तुरंत विल्सन को पकड़ लेता है और उसे सीने से चिपका लेता है। तूफान के बीच वो पूरी ताकत से अपने साथी को बचाने की कोशिश करता है। घंटों तक वो मौत से लड़ता रहता है। आखिरकार किसी तरह तूफान शांत हो जाता है। वो थक कर बेड़े पर गिर पड़ता है। लेकिन जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि विल्सन अब वहां नहीं था। उसकी आंखें घबराकर चारों तरफ घूमने लगती हैं। फिर दूर समुद्र में उसे विल्सन तैरता हुआ दिखाई देता है। वो बिना सोचे तुरंत समुद्र में कूद जाता है। वो पूरी ताकत से तैरता हुआ विल्सन तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो करीब पहुंचता है उसे एहसास होता है कि बेड़े से बंधी रस्सी अब खत्म हो चुकी है। अगर वो थोड़ा और आगे गया तो बेड़ा उससे दूर चला जाएगा। अब उसके सामने सबसे मुश्किल फैसला था। एक तरफ विल्सन था, उसका 4 साल पुराना साथी, उसकी मानसिक ताकत, और दूसरी तरफ उसका बेड़ा, उसकी जिंदगी बचाने का आखिरी सहारा। कुछ पल तक वो बस विल्सन को देखता रहता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन आखिरकार जीने की इच्छा जीत जाती है। वो रस्सी छोड़ देता है और वापस बेड़े की तरफ लौट जाता है। धीरे धीरे विल्सन समुद्र में दूर होता जाता है। वो उसे आवाज देता रहता है, बार बार माफी मांगता रहता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था। विल्सन के जाने के बाद वो पूरी तरह टूट जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा का एक हिस्सा उससे अलग हो गया हो। वो बेड़े पर लेट जाता है और पूरी तरह खाली हो जाता है। कुछ देर बाद वो अपने पैर समुद्र में लटका देता है और खुद को किस्मत के भरोसे छोड़ देता है। अब उसमें लड़ने की ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। कई दिनों तक वो समुद्र में बहता रहता है। भूख और कमजोरी की वजह से उसकी हालत बेहद खराब हो चुकी थी। उसे ये तक पता नहीं था कि वो कितने दिन से बह रहा है। उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थीं। तभी अचानक एक विशाल जहाज उसके पास से गुजरता है, लेकिन वो इतना कमजोर हो चुका था कि ठीक से आवाज तक नहीं निकाल पा रहा था। तभी अचानक कोई मछली बेड़े से टकराती है और उसकी आंख खुल जाती है। वो सिर उठाकर देखता है और सामने उस बड़े जहाज को पाता है। वो पूरी ताकत लगाकर सिर्फ अपना हाथ ऊपर उठा पाता है। किस्मत से जहाज पर मौजूद एक कर्मचारी की नजर उस पर पड़ जाती है। तुरंत लोग उसकी तरफ आते हैं और उसे बेहोशी की हालत में बचा लेते हैं। उधर उसकी गर्लफ्रेंड को जब पता चलता है कि वो जिंदा है तो वो ये खबर सुनकर सदमे में बेहोश हो जाती है। 4 साल बाद एक ऐसा इंसान वापस लौटा था जिसे दुनिया पहले ही मृत मान चुकी थी। उसकी कंपनी उसके स्वागत के लिए बड़ा समारोह रखती है। हर तरफ खुशी का माहौल था। लोग उसे देखकर जश्न मना रहे थे, लेकिन उसके अंदर सब कुछ खाली था। उसे सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने की जल्दी थी। लेकिन तभी कमरे में एक आदमी आता है। उसे देखकर वो हैरान रह जाता है। वो वही डेंटिस्ट था जिसने कई साल पहले उसका दांत ठीक किया था। लेकिन अब वो सिर्फ डेंटिस्ट नहीं था, वो उसकी गर्लफ्रेंड का पति बन चुका था। डेंटिस्ट धीरे से उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसकी वापसी की खबर सुनकर पूरी तरह टूट गई है। वो अभी भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर है। ये सुनते ही वो अंदर से हिल जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब उसे खुशी महसूस करनी चाहिए या दर्द। कुछ देर बाद वो खिड़की से बाहर देखता है। वहाँ उसकी गर्लफ्रेंड रो रही थी और उसका पति उसे संभाल रहा था। उसी पल उसे एहसास हो जाता है कि जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। वो अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज नहीं होता। उसे पता था कि 4 साल बहुत लंबा समय होता है। दुनिया आगे बढ़ चुकी थी, लोग उसे भूल चुके थे और जिंदगी किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे उसकी जिंदगी सामान्य होने लगती है, लेकिन अब हर चीज उसे अजीब लगती थी। एक दिन वो खाने की टेबल पर बैठा था। सामने महंगा खाना रखा था, केकड़ा भी था, लेकिन अब उन चीजों की कोई कीमत नहीं रह गई थी। उसकी नजर बार बार एक छोटी सी चीज पर जा रही थी, लाइटर। द्वीप पर आग जलाने के लिए उसने अपने हाथ तक घायल कर लिए थे, लेकिन यहाँ सिर्फ एक बटन दबाते ही आग जल जाती थी। छोटी छोटी चीजें अब उसे जिंदगी की असली कीमत समझाने लगी थीं। रात को वो अपने बड़े और आरामदायक बिस्तर पर सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। आखिरकार वो नीचे फर्श पर जाकर लेट जाता है, क्योंकि अब वही उसे ज्यादा सुकून देता था। उसकी जिंदगी वापस तो आ गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी कहीं समुद्र के बीच उसी वीरान द्वीप पर अटका हुआ था।
एक रात वो अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो हाथ में लेकर देर तक बैठा रहता है। लाख कोशिश करने के बाद भी वो उसे भूल नहीं पा रहा था। आखिरकार वो फैसला करता है कि उसे उससे एक बार मिलना ही होगा। वो टैक्सी लेकर उसके घर पहुंच जाता है, लेकिन दरवाजे तक पहुंचने के बाद उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि 4 साल बाद वो उससे क्या कहेगा। तभी अचानक दरवाजा खुलता है। सामने उसकी गर्लफ्रेंड खड़ी थी। दोनों कुछ सेकंड तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। उनकी आंखों में इतने सालों का दर्द, प्यार और अधूरी बातें साफ दिखाई दे रही थीं। असल में सिर्फ वो ही नहीं टूटा था, उसकी गर्लफ्रेंड भी पिछले 4 सालों से अंदर ही अंदर उसी दर्द में जी रही थी। वो उसे बताती है कि इन 4 सालों में उसने कभी उसकी तलाश करना बंद नहीं किया। उसने हर जगह उम्मीद लगाई कि शायद वो कहीं जिंदा हो। ये सुनकर उसकी आंखें भर आती हैं। वो खुद को दोष देने लगता है। वो कहता है कि काश उस दिन वो उस गाड़ी में ना बैठता, काश वो उस फ्लाइट में कभी ना जाता, तो शायद आज उनकी जिंदगी ऐसी ना होती। कुछ देर बाद उसकी गर्लफ्रेंड उसे कहती है कि वो उसे कुछ दिखाना चाहती है। वो उसे घर के बाहर बने गैरेज में लेकर जाती है। वहाँ वही पुरानी कार खड़ी थी जिसमें दोनों ने जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल बिताए थे। 4 साल बाद भी उसने उस कार को संभाल कर रखा था। कार को देखते ही उसकी आंखों के सामने पुरानी यादें घूमने लगती हैं। फिर उसकी गर्लफ्रेंड कार की चाबी उसके हाथ में रख देती है। वो धीरे से कार में बैठता है। दोनों पूरी कोशिश कर रहे थे कि अपने जज्बातों पर काबू रख सकें, लेकिन उनके बीच की खामोशी ही सब कुछ कह रही थी। आखिरकार वो कार स्टार्ट करता है और वहां से जाने लगता है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड अचानक उसके पास आती है। बारिश शुरू हो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और फिर आखिरी बार एक दूसरे को चूम लेते हैं। वो सिर्फ एक किस नहीं थी, वो 4 सालों का दर्द, प्यार और बिछड़ने का एहसास था। कुछ देर बाद वो भारी दिल से वहाँ से निकल जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड सड़क पर खड़ी उसे दूर जाते हुए देखती रहती है। उसके दिल में एक ही बात चल रही थी, शायद इस बार वो सच में हमेशा के लिए जा रहा है। कुछ समय बाद वो उसे वापस उसके घर छोड़ देता है। इस बार दोनों के चेहरे पर एक अलग सी शांति थी, जैसे आखिरकार उन्होंने अपने दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। लेकिन उसके पास अब भी एक आखिरी काम बाकी था। वो आखिरी बंद पैकेट जिसे उसने पूरे 4 साल तक नहीं खोला था। वही पैकेट जिसने मुश्किल वक्त में उसे उम्मीद दी थी। अब वो खुद जाकर उसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहता था। वो लंबा सफर तय करके आखिरकार उस पते पर पहुंचता है। घर के बाहर हर तरफ उसे वही सुनहरे पंखों का निशान दिखाई देता है जो उस पैकेट पर बना था। उसे समझ आ जाता है कि वो सही जगह पहुंच चुका है, लेकिन अफसोस घर पर कोई नहीं था। वो चुपचाप पैकेट दरवाजे के बाहर रख देता है। साथ में एक छोटा सा नोट भी छोड़ता है। उस नोट में वो लिखता है कि इस पैकेट ने उसकी जान बचाई थी। शायद अगर ये पैकेट उसके पास ना होता तो वो कभी उम्मीद के सहारे जिंदा नहीं रह पाता। इतना करने के बाद उसके दिल का आखिरी बोझ भी उतर जाता है। फिर वो अपनी कार लेकर एक सुनसान चौराहे पर पहुंचता है। चारों तरफ अलग अलग रास्ते थे। वो कार रोककर बाहर निकलता है और चुपचाप उन रास्तों को देखने लगता है। अब उसके सामने फिर वही सवाल था, आगे कहाँ जाना है। उसी वक्त एक लाल रंग की पिकअप ट्रक वहां आकर रुकती है। उसमें बैठी एक खूबसूरत महिला उसे देखती है और शायद समझ जाती है कि वो रास्ता भूल गया है। वो नीचे उतरती है और उसे बताने लगती है कि कौन सा रास्ता कहाँ जाता है। कुछ देर बाद वो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है। तभी उसकी नजर ट्रक के पीछे बने उसी सुनहरे पंखों के निशान पर पड़ती है। वही निशान जिसने उसे 4 साल तक उम्मीद दी थी। वही निशान जो उसके दोबारा जन्म लेने की पहचान बन चुका था। वो चौराहे पर खड़ा उस ट्रक को दूर जाते हुए देखता रहता है। उसके सामने जिंदगी फिर से एक खाली पन्ने की तरह खड़ी थी। अब उसे खुद तय करना था कि कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि जिंदगी में सबसे जरूरी ये नहीं होता कि रास्ता कितना आसान है, बल्कि ये होता है कि इंसान डर के बावजूद आगे बढ़ने की हिम्मत रखता है या नहीं। रास्ते हमेशा धीरे धीरे खुलते हैं। जैसे हाथों में पड़े छाले वक्त के साथ मजबूत बन जाते हैं, वैसे ही इंसान भी दर्द से गुजरकर खुद को फिर से बनाना सीख जाता है। आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।